नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर, आज 12 अप्रैल हो चुके। इस बीच जम्मू कश्मीर में फिर से मस्जिदों और मदरसों से पनाह ले रहे हैं आतंकवादी। सामने आई बड़ी खुफिया जानकारी, दरअसल इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, मोदी बाइडेन की 2+2 वार्ता से पहले चाइना रोया। चाइना ने कहा भारत और अमेरिका मिल रच रहे हैं रूस और चाइना के खिलाफ बड़ी साजिश। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ अमेरिका में जोरदार स्वागत। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। इतना स्वागत तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं होता है, पाकिस्तान देखकर हुआ सुन्न। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, सीरिया के कसाई को संभालेगा युद्ध का मैदान। बड़ी खबर, रूस जो है 50 दिनों में कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब सीरिया के कसाई को बनाया अपना नया कमांडर। अब हमले पूर्वी इलाके में हुए तेज, वो हम आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ सत्ता में आते ही कश्मीर पर दिए धमकी, कहा यूएन के प्रस्ताव के तहत कश्मीर को भारत से छीन लेंगे हम। जी हाँ, इनकी भी इमरान खान जैसी बोली और इनका भी इमरान खान जैसा हश्र होने वाला है। कश्मीर पर सत्ता में आते ही धमकी दे दी, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान के बदलते हालात पर सीमा पर पड़ने वाला है असर, खुफिया एजेंसियों ने जताई तालिबानी आतंकियों की साजिश और खास करके कश्मीर में नई आतंकी साजिश के जन्म देने की खुफिया एजेंसियों ने इच्छा जताई, वो आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, शांति वार्ता के लिए यूक्रेन पर हमला नहीं रोकने वाला रशिया। ईयू ने ब्लैकलिस्ट की 20 रूसी एयरलाइंस, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच ड्रैगन तालिबान के मुंह में क्यों घुसा है, वो हम आपको बताएंगे। तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान में पैर पसार रहा ड्रैगन, क्या है इसके पीछे की रणनीति। और फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के बीच हम आपको बताएंगे कितने कट्टर हैं मुस्लिमों को लेकर ये दोनों पार्टियां। तो एक एक करके दोस्तों विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि 2+2 वार्ता के जरिए भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, चाइना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार, तो इस वीडियो को लाइक करके देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संग मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच दिखी गर्मा गर्मी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाइडेन ने जहां की तरफ कहा भारत का रुख रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के पक्ष में नहीं, यूक्रेन के खिलाफ था और रूस का ज्यादा समर्थन करता दिखाई दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है करारा जवाब। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी आपको बता दें, बैठक में गर्मा गर्मी दिखी रूस यूक्रेन मुद्दे पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में बाइडेन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी आपसे मिलना हमेशा खुशी का विषय होता है। आपके 2 मंत्री और राजदूत यहाँ मौजूद हैं। हम वैश्विक संकटों, कोविड महामारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियों को पर मिलकर काम कर रहे हैं और रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदार भी हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, बाइडेन का आभार प्रकट करते हैं। आज हमारे रक्षा और विदेशी मंत्री कुछ देर में 2+2 वार्ता में मुलाकात करेंगे। उससे पहले ये हमारी मुलाकात, उनकी बातचीत की जरूरी है। इसके साथ बाइडेन ने जब कहा कि हम भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लगातार मजबूत और घनिष्ठ बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने इसके जवाब में कहा कि पिछले साल सितंबर में जब मैं वाशिंगटन आया था तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है और मैं भी आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के रूप में हम नेचुरल पार्टनर हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई, जो नया मोमेंटम बना है, इसका शायद आज से 1 दशक पहले भी कल्पना करना मुश्किल था। यानी अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मामला गड़बड़ाया कहाँ? मामला तब गड़बड़ा गया जब जो बाइडेन के द्वारा ये कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का जो रुख था वो यूक्रेन के खिलाफ था। जी हाँ, इतना कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया और यूक्रेन को लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से कदम उठाए थे वो सब पीएम मोदी ने गिना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से फोन मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी दिया। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा की और हमने निंदा की रूस द्वारा किए गए हमले की। मोदी ने कहा है कि हाल ही में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी, तो यूएन में हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने
निंदा की, निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहां पे यूएन में हमने जो है इसकी निंदा की। हम उम्मीद करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत में शांति का रास्ता निकलेगा। लेकिन यह कह देना कि भारत का जो पक्ष है वो यूक्रेन के खिलाफ है या रसिया के समर्थन में है या किसके विरोध में है, हमने कभी भी ना तो किसी का विरोध किया है और ना ही हमने किसी का समर्थन किया है। भारत तटस्थ रहा है। भारत जहां गलत था वहां गलत को बोला है, जहां सही था वहां सही को बोला है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रसिया के मुद्दे पर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होते दिखे और पीएम मोदी बिना दबे पूरी चीजें बता दी है कि क्या किस तरीके से यूक्रेन से बातचीत करके मुद्दे को और शांति समझौता कैसे और किस तरीके से कराया है। तो इस वीडियो में एक लाइक बनता ही है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। हम चलते हैं कश्मीर में फिर से मस्जिदों और मदरसों में पनाह ले रहे हैं आतंकवादी। सामने आई बड़ी खुफिया जानकारी। जी हाँ, कश्मीर की जनता के बीच पनाह नहीं मिलने पर आतंकवादी फिर से मस्जिदों और मदरसों में अपने ठिकाने बनाने लगे हैं, जिससे उन्हें न केवल सुरक्षा बलों से बचने में मदद मिल रही है बल्कि किशोर वय लोगों को बरगलाने का भी मौका मिल रहा है। कश्मीरी लोगों ने आतंकवादियों की मदद करना बंद कर दिया है और सरकार ने भी निगरानी बढ़ाने तथा आतंकवादियों को पनाह देने वाले घरों को जब्त करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से आतंकवादी संगठन पुराने तरीके अपना रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सरकार और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से कश्मीर में आम जनता के आतंकवादियों को देखने के नज़रिए में बड़ा बदलाव आया है। लोग अब आतंकवादियों को पनाह और अन्य मदद से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जहां एक तरफ आम नागरिक आतंकियों को नहीं आने दे रहा तो दूसरी तरफ अब आतंकियों को मस्जिदों और मदरसों में पनाहगाह का नया अड्डा बन गया है। खुफिया जानकारी समेत सेना के अधिकारी पुष्टि की गई है और खुफिया एजेंसियों ने इस बातचीत को काफ़ी दिनों से एनालिसिस किया है कि आतंकवादी या तो मदरसों में पनाह ले रहे हैं या तो मस्जिदों में, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अमेरिका में, हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। अमेरिका देखता रह गया पाकिस्तान। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को वाशिंगटन में भारत और अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंचे। यहां पेंटागन के एक सम्मान समारोह में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ने ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके साथ स्वागत के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेंटागन पहुंचे और अपने समकक्ष लॉयड जे ऑस्टिन से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, इसके साथ बोइंग रक्षा मंत्री ने बोइंग, रेथियान समेत कई रक्षा प्रमुखों के साथ भी मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ाने में बातचीत की है। 2+2 वार्ता के फेज़ में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी वर्चुअली बैठक जो है रात में हुई है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर रविवार को वाशिंगटन डीसी पहुंचे। इस दौरान वे भारत अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता कर रहे हैं और ये दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्रियों के बीच होती है। 15 अप्रैल तक ये अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की और मजबूत करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर, गर्मजोशी के साथ स्वागत और रक्षा सचिवों के साथ बड़ी बैठक। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो है 2+2 वार्ता से पहले भड़का चाइना। दरअसल दोस्तों, आज रात में 2+2 की वार्ता की गई है। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इंडो पैसिफिक के साथ साथ ऐसे कई चाइनीज़ मुद्दे हैं जिनको छूने की तैयारी है। यही कारण है कि आपको बता दें, इस 2+2 वार्ता से पहले चाइना ने अपनी भड़ास निकाली। चाइना ने कहा है कि भारत और अमेरिका रशिया और चाइना के खिलाफ साजिश रचने के लिए 2+2 वार्ता कर रहे हैं। भारत पूरी तरीके से अमेरिका जो है वो चाइना और रशिया के खिलाफ रहा है और भारत का इस समय जहां रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, ऐसे में भारत का मिलना ये रूस के खिलाफ गहरी साजिश भी हो सकती है। तो दोस्तों, रूस के खिलाफ जो है वो चाइना भड़काने की कोशिश जो है इस वक्तव्य से साफ करता दिखाई दे रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रूस को 1.5 माह भी विलक्ष्य न पाने पर सीरियाई नरसंहार के आरोपी जनरल को सौंपी यूक्रेन की कमान। पूर्वी इलाके में हमले तेज कर दिए गए हैं। 1.5 माह बमबारी व ज़मीनी हमलों के बावजूद यूक्रेन को झुकाने में नाकामी और हजारों फौजियों के गंवाने से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए जनरल को कमान सौंप दी है। इसके बाद देश के पूर्वी इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए।
रूस की सेना ने 2 हवाई हमले करके यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नष्ट कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में नरसंहार के आरोपी जनरल अलेक्जेंडर अब यूक्रेन की जिम्मेदारी संभालेंगे। दक्षिणी सैन्य कमांड के मुखिया अलेक्जेंडर को बेहद क्रूर और कसाई माना जाता है। जनरल की बात करें तो कई मोर्चों के बजाय सिर्फ डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सीरिया में अल-असद सरकार के समर्थन में रूसी सेना का नेतृत्व उन्होंने ही किया था और अब एक बार फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, शहबाज शरीफ ने भारत को दी धमकी। सत्ता में बनते ही कश्मीर का मुद्दा उठाया, बोले यूएन प्रस्ताव के तहत कश्मीर के मुद्दे को हल करेंगे। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्ता में आते ही कश्मीर के राग अलापने लगे हैं। शरीफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हल यूएन प्रस्ताव के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। पीएम मोदी आएँ और बात करें, दोनों मुल्क गरीबी से लड़ रहे हैं। इमरान खान को निशाने पर लेते हुए शरीफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने पर पिछली सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें, आज शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में हुई वोटिंग के बाद नया प्रधानमंत्री चुना गया कल, और वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया था। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आई, शहबाज शरीफ यूएन प्रस्ताव के तहत कश्मीर मुद्दे को हल करने की तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब कश्मीर के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो बातचीत करें और आगे ले चलें, कश्मीर मुद्दे का हम हल निकालेंगे। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान के बदलते हालात के बीच एक्टिव हुए आतंकी, भारत में नई साजिश की आशंका, खुफिया एजेंसियां हुई अलर्ट। दरअसल आपको बता दें, इमरान खान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है। हालांकि शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नई हुकूमत कश्मीर को लेकर चल रहे खेल को पुराने हुक्मरानों की तरह ही चलाएंगी। रक्षा मंत्री और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान में अस्थिरता के माहौल का लाभ उठाकर आतंकी कश्मीर में नई साजिशें रच सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान बिखरने की हालात में आया, उसने कश्मीर का नया बुलंद कर अपने लोगों को गुमराह किया। ऐसे में वो आतंकवाद को उत्साह देने की अपनी रणनीति में और तेजी ला सकता है और यही कारण है कि सेनाएं अलर्ट हैं, खुफिया एजेंसी लगातार जानकारियां जुटा रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। शांति वार्ता के लिए यूक्रेन पर हमला नहीं रोकेगा रशिया, ईयू ने ब्लैकलिस्ट की 20 रूसी एयरलाइंस। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर यूक्रेन पर हमलों को लेकर रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की ओर से प्रतिबंधों का दौर लगातार जारी है। नए कदम में यूरोपीय संघ यानी यूनियन ने 20 रूसी एयरलाइंस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया ने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन में रूस के 20% से ज़्यादा सैनिक भले ही मारे गए हैं, लेकिन नई रणनीति के तहत रशिया नए तरीके से हमले करने की तैयारी लगातार कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां नाबालिगों से जासूसी करवा रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज SBU ने कहा है कि रूस के सैनिक यूक्रेन की सेना की जासूसी करने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसमें कहा गया है कि रूसी सैनिक कथित तौर पर किशोरों को पैसे दे रहे हैं और बदले में लुहांस्क और खार्किव में यूक्रेनी सशस्त्र बलों की स्थिति की जानकारी लाने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी आरोप लगातार लग रहा है। 46वें दिन भी लगातार युद्ध जारी रहा। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर फ्रांस से निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव, 2 नामों पर चर्चा, दोनों मुसलमानों के खिलाफ दे चुके हैं बयान, भारत से हैं रिश्ते। दरअसल आपको बता दें मरीन ली पेन और मैक्रो दोनों कट्टर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए नया नियम लाने को कहा है। मरीन ले पेन ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो हिजाब पर बैन लगाएंगे। तो दोस्तों फ्रांस में सरकार किसी की भी बने, वो इस्लामिक कट्टरता को लेकर पूरी तरीके से कुचलने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शा रही हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस में भी एक नए अध्याय की तैयारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। श्रीलंका संकट, हर तरफ बर्बादी और परेशानी, सामने आ रही है दिल दहला देने वाली कहानियाँ।
दरअसल श्रीलंका में विपक्ष अब राजपक्षे सरकार को हटाने के मुद्दे पर गंभीर होते दिख रही है। गहराते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच अब तक विपक्षी दल सिर्फ सरकार के खिलाफ बयान जारी कर रहे थे, लेकिन अब संकेत दे रहे हैं कि वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने पद न छोड़ने पर अड़े रहे तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में सांसदों का पाला बदलने के कारण राजपक्षे सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है। लगातार विरोध प्रदर्शन श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको एक और बता दें, जहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण, और आपको बता दें उन्होंने पाकिस्तान कहा कि अगर विदेशी साजिश हुई तो हम पूरी तरीके से दे देंगे इस्तीफा। दरअसल शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। शपथ ग्रहण से पहले शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान के बिना ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें महंगाई को लेकर उन्होंने चिंता जताई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अगर विदेशी कोई साजिश निकलती है तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, हाथों में पीटीआई झंडा और वी वांट इमरान के लग रहे पाकिस्तान में नारे के बीच इमरान खान ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली से दिया इस्तीफा, कहा चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले नेशनल असेंबली के सदस्यों के रूप में अपना इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और उन्होंने कहा है कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। उनका यह बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के सामने आया है। इसमें इमरान खान ने कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 16 अरब रुपए के भ्रष्टाचार का मामला हो, उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। हम नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि नेशनल असेंबली में बैठने से विपक्षी नेता शहबाज शरीफ मजबूत होंगे और इमरान खान ने इस्तीफे सौंपने का फैसला किया है। तो ये एक तरीके से उन्होंने। अगली एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। खरगोन हिंसा उपद्रव में शामिल आरोपियों के 50 ठिकानों पर कार्रवाई, 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, 84 गिरफ्तार, ताबड़तोड़ ढहाया गया मकान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिलों में रामनवमी यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी। इस घटना के बाद पुलिस अब एक्शन में है। आपको बता दें पुलिस ने 84 लोगों को गिरफ्तार किया, 50 से ज़्यादा जगहों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अफवाह फैलाने के लिए 3 शासकीय कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, 1 को सस्पेंड कर दिया गया। इसकी जानकारी सोमवार को कमिश्नर पवन शर्मा ने दी है। आपको बता दें खरगोन में रामनवमी के दिन बवाल हो गया था। वहाँ रामनवमी जुलूस के एक विशेष समुदाय ने पथराव कर दिया था। साथ ही कई क्षेत्रों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। अब पुलिस पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन में आ गई। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर छोटी मोहन टाकी क्षेत्र में पहुंच गई और जमकर तांडव शुरू हुआ और उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। एक तरफ से चलना शुरू हुआ तो पूरी तरीके से छतों से, यानी जिन घर से पत्थरबाजी हुई थी उस घर को तोड़ दिया गया है। जिन घरों में पत्थरबाजी शुरू हुई थी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने स्पष्ट कहा था कि जिन घर से पत्थर निकले हैं उस घर को तोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश की मामा सरकार योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे निकले। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। एसपी एमएलए साजिल इस्लाम की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। सीएम योगी को गोली मारने की दी धमकी, पेट्रोल पंप के बाद अब घर और मैरिज हॉल भी तोड़ने की तैयारी तेजी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक साजिद इस्लाम अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बरेली विकास प्राधिकरण वीडीए ने उनके घर, मैरिज हॉल और फार्म हाउस के अवैध निर्माण और अतिक्रमण के लिए नोटिस भेज दिया है। इसके साथ ही उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर जांच शुरू कर दी गई है। बोले विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के पीछे सीएम योगी को लेकर एक सपा विधायक के विवादित बयान को माना जा रहा है। प्राधिकरण के अधिकारी फिलहाल इसको लेकर अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं। एक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि विधायक का फार्म हाउस वक्त की ज़मीन पर बना है, जबकि मैरिज हॉल कब्रिस्तान की ज़मीन पर है। यही कारण है कि ताबड़तोड़ एक्शन बाकी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एक्शन। गणेश मिश्रा की 60 करोड़ की ज़मीन पर चला बुलडोजर, कनौजिया का मकान भी ढहाया गया। दरअसल मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले गणेश मिश्रा और अनुज कनौजिया द्वारा
अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चलने लगा है। इससे पहले रविवार को यूपी के गाजीपुर में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अंसारी की 3.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क ली थी। यह एक्शन शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआ बाग इलाके में हुई है। दरअसल बहरहाल मऊ जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में बाहुबली मुख्तार अंसारी करीबी गणेश मिश्रा द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई 60 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। इस दौरान उनका गाटा संख्या भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा था, उस पर भी पूरी तरीके से कार्रवाई की गई। क्षेत्र अधिकारी धनंजय मिश्रा भारी फोर्स बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक गणेश मिश्रा और संजय सिंह ने अवैध रूप से प्लाटिंग व कॉलोनियां बना रहे थे, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को योगी सरकार ने दिया एक और बड़ा झटका, राइस मिल जब्त। जी हां, दरअसल गैंगस्टर एक्ट के जेल में बंद कराना समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को एक और झटका लगा। नाहिद हसन की राइस मिल को कुर्क कर लिया गया है। मंडी समिति का टैक्स जमा नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। जेल में बंद रहकर ही चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले नाहिद हसन की शामली में बाईपास रोड पर राइस मिल है। बताया गया है कि मिल पर 16 लाख रुपए की मंडी समिति टैक्स बकाया था। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर कुर्क कर दिया। सम्राट राइस मिल पर चस्पा किए गए आदेश में कहा गया है कि आप भू राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू राजस्व को जमा करने में असफल हुए हैं और इसी के बाद ये एक्शन लिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर हमला करने कोर्ट ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिनों तक बढ़ा दी गई है। अब 16 अप्रैल तक ATS की कस्टडी में रहेगा। दरअसल गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की रिमांड की अवधि दरअसल अदालत ने 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है और अब 16 अप्रैल को मध्याह्न 12 बजे तक ATS की हिरासत में रहेगा। पहले ATS को 11 अप्रैल तक के लिए मुर्तजा की रिमांड मिली थी। सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ATS ने मुर्तजा को अदालत ने जज के सामने पेश किया। जज ने तमाम दलीलें सुनने के बाद मुर्तजा की रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर रामनवमी में जुलूस के बीच असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि मस्जिदों में जाकर भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं, तो फिर आखिर इस तरीके की चीज़ें क्यों ना हो। दरअसल आपको बता दें, देश भर में जिस तरीके से रामनवमी पे राम भक्तों पर एक तो पथराव किया गया, दूसरी तरफ जब कार्रवाई शुरू होने लगी तो ओवैसी, मुस्लिमों को चचा कहने वाले ओवैसी रोने लगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि मस्जिदों के बाहर जाकर भड़काऊ गाने बजाने की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। AIMIM के अध्यक्ष असद ओवैसी ने हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि रामनवमी के त्योहारों पर निकाली जाने वाली यात्राओं का इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों को देने के लिए किया गया। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा है कि पुलिस के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाई और उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके बताया है कि कई जगहों पर जहां हिंसा हुई है वहां हिंदुत्ववादी संगठनों का ही हाथ है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही, इनका ये कहना है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।